बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाजरीन, सबसे पहली टॉप स्टोरी हमारी आज की होगी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और लेवल प्लेइंग फील्ड के सवालात। एक बार फिर जो घनगरज है हम लोगों को मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इस हवाले से सुनाई देने लगी है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बाशिंदों को बाहर निकालने की बातें या गैर कानूनी जो भी ममालिक के लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उनको इस टाइम पर पाकिस्तान से इनखला के लिए जो डेडलाइन दी गई है उसके अंदर 24 दिन बाकी रह गए हैं, क्या उसको पूरे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, और कर सकेंगे तो कैसे, इस हवाले से भी बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे कि हमास यानी फ़लस्तीन की साइड से और इजराइल की तरफ इस टाइम पर मामलात कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। इजराइल ने इस वक्त पैलेस्टाइन के ऊपर हमला करके तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। हज़ारों अफराद इस टाइम पर ज़ख्मी हैं। जो अभी खबरें आ रही हैं वो तकरीबन 1000 से ऊपर अफराद की, और पहली दफ़ा हिस्ट्री के अंदर हमास इजराइल की वो जो टेरिटरी उन्होंने मार्क करके बैरिकेड्स लगाई हुई हैं और बाड़ें लगाई हुई हैं उस टेरिटरी में घुस गया है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं सबसे पहले, और दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर वक़ार हसन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेड साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मारिया मेमन हमें ज्वाइन करेंगी, एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया मारिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी मलिहा लोधी साहिबा जो कि साबिक एम्बेसडर भी हैं पाकिस्तान की, उनसे बात करेंगे लास्ट सेगमेंट में। सबसे पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे। एक तरफ तो ये बात क्लियर होती चली जा रही है कि नवाज शरीफ साहब ने 21 तारीख को आना है, तैयारियां भी चल रही हैं, वर्कर कन्वेंशन भी चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये आवाज एक बार फिर उठने लगी है और अब की बार JUIFA की तरफ से उठने लगी है कि अगर मैं इंतखाबात लड़ रहा हूं और मेरे से अपोजिट शख्स के बंदे को हाथ बांध कर इंतखाबात लड़ने का कहा जाए तो क्या ये इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे। अब क्या ये इशारा PMLN की तरफ है या फिर ये इशारा PTI की तरफ है या फिर ये इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है। मौलाना साहब ने बड़ी जूमानी गुफ्तगू तो कर दी, लेकिन इस जूमानी गुफ्तगू के दूररस नताइज क्या हो सकते हैं अगर वाकई में वो जो कह रहे हैं वही हो रहा है। मारिया, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। एक तरफ तो आपको पता है कि मौलाना साहब ने अपोजिशन की और बाकी तमाम फरीकैन की इक्वालिटी की बात कर दी है कि जी सारों को बराबर की लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही थी, लेकिन ये बात अभी किसी भी फॉर्म में PMLN की तरफ नहीं आई है। हालांकि माजी में मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, बराबरी की बात, हमें क्यों निकाला की बात, वोट क्यों को इज्जत दो की बात करते हुए नजर आए थे। क्या PMLN को ये रियलाइजेशन होने में अभी वक्त है, हुनूस दिल्ली दूरस्त? मुझे तो लगता है कि तमाम जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं माइनस PMLN, इनको कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, कुछ अमनीशिया वगैरह है, क्योंकि अभी से कोई 6-8 महीने पहले ऐसी शिकायत किसी की नहीं थी। जब पंजाब की गवर्नमेंट गई, असेंबलियाँ तोड़ी गई, KP की असेंबलियाँ तोड़ी गई, मौलाना साहब और उनकी पार्टी तो बड़े मज़े से केयर टेकर सेटअप के अंदर सारे पर्क्स एंजॉय कर रहे थे। उस वक्त जो उनके सियासी मुखालिफिन या कि तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि ये किस किस्म की निगरान सेटअप है जहाँ पे एक जमात नहीं तीनों की तीनों सियासी जमातों को बड़ी ठीक ठाक वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी, और ये मामला कई महीने चलता रहा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को एकदम याद आया कि ओहो ये तो बड़ी बाइस्ड कैबिनेट है, उसके बाद उसको चेंज किया गया। तो अभी भी गवर्नर JUIF के साथ अफिलिएशन वाले साहब लगे हुए हैं। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, इसकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड मौलाना साहब को चाहिए, पीपल्स पार्टी को चाहिए, वो वही है जो इस वक्त PMLN को दस्तयाब है, यानी उनकी सहूलतकारी के लिए बाकी सबका कबाड़ा करके उनको वापस लाने के लिए हर तरीके के रूल को इस्तेमाल करते हुए उनके लिए राह हमवार की जाए। अब उस लेवल की लेवल प्लेइंग फील्ड चूँकि पीपल्स पार्टी को आखिरी मरतबा मुयस्सर हुई थी कराची मेयर के इलेक्शन के अंदर, अब वो वाला प्यार नहीं मिल रहा। सो अगर कराची के मेयर के इलेक्शन के अंदर तो बड़े खुश थे पीपल्स पार्टी वाले, उस वक्त जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह के MQM कह के थक गई थी कि जी ये कैसा इलेक्शन है, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी शिकायत नहीं देखी। सो पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर एक मुख्तलिफ चेहरा है, मौलाना फजल रहमान साहब का KP के अंदर एक मुख्तलिफ चेहरा है। जो वफाकी लेवल पर ये स्टेटमेंट्स देनी है वो इसलिए देनी है क्योंकि इस टीयर पे आके उनको वो वाली सहूलतकारी नहीं मैसर हो रही जो उस वक्त PMLN के पास है। सो ये फ़र्क है। 4 महीने पहले सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड थी, JUIF के पास भी, पीपल्स पार्टी के पास भी। ये क्या हो गया इन 4 महीनों में कि आज पीपल्स पार्टी को भी इतराज़ है, JUIF को भी इतराज़ है। तो ये सवालिया निशान है, बात असूल की नहीं है, बात अपनी अपनी टेलर मेड उनकी जो डेफिनेशन है। राइट इसार साहब, एक तरफ तो ऑब्वियसली अभी क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी है तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि देखिए जी उनके साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके साथियों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, इंसाफ होगा,
جو عوام ہے وہ اس حوالے سے ڈیفینیٹلی چیزیں سامنے لے کر آئے گی، لیکن دوسری طرف ایک چپ سادھ لی جاتی ہے کہ کہیں اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو کہیں زباں کھل نہ جائے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ابھی جیسا ہماری ابھی فرما رہی تھی کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کوئی ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہر کسی کی ویژن لیول پلینگ فیلڈ کی الگ ہے. کب تک یہ لیول پلینگ کی ویژن جو ہے یہ سسٹین کر سکتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ مانگ کس سے رہے ہیں یہ سیاستدان. اور اگر یہ کسی سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں تو پھر یہ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت اور آئین اور یہ سب ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی جمہوری نظام کا حصہ ہیں. اگر اب انہوں نے کسی طاقتور سے ہی لیول پلینگ فیلڈ لینی ہے تو پھر یہ مان لیں کہ بھائی پھر جو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مختار ہے وہی کل مختار ہے. دوسری چیز یہ کہ مسلم لیگ نون کے جہاں تک بیانی کی بات ہے، دیکھیں پاکستان میں سیاسی بحران بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے، لیکن اخلاقی بحران بہت اوپر ہے، اور اخلاقی بحران اوپر سے نیچے تک ٹریول کرتا ہے. ہمارا جو قائد ہے، کوئی بھی قائد ہے، وہ اس بے شرمی سے اپنا بیانیہ ایک لمحے میں بدل لیتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اخلاقی طور پہ کوئی یہ جو کیٹو کے اوپر کھڑا ہوا تھا اب سے 5 منٹ پہلے اور اچانک یہ سمنا باد کے گندے نالے کے اوپر آ کے لمبے لمبے سانس لے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب نواز شریف صاحب نے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے صاحب I'm sorry I'm cutting you short، اس کے اندر سارے موجود ہیں نا، مطلب آپ کسی کو ایکسکلوڈ تو نہیں کر رہے اس سے K2 سے سمنا باد کے نالے تک کے سفر میں؟ ایکسکلوژن بنتی تو نہیں ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اب ایکسکلوژن نہیں بنتی کسی بھی سیاستدان کی، سارے انکلوڈیڈ ہے نا آپ کے اس والے موقف میں. میں نے یہ کہیں لفظ استعمال نہیں کیا کہ کسی ایک کو نکال کے، میں نے کہا میں شور کر لوں کہ آپ سب کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں اس امام کی بات کر رہا ہوں جس میں سبھی نہاتے ہیں، میں کسی کو نکال کے نہیں بات کر رہا. اور آپ جس طرف جا کے سمجھ رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کسی شخص کی کامیابی ہے کہ اس کو بہرحال کسی نہ کسی طرح ڈیفرنشیٹ کیا جا سکے اور کہا جا سکے کہ نہیں آپ اس کو کیسے ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں جبکہ میں نے نام بھی نہ لیا ہو. تو یہ بھی کسی شخص کی کامیابی ہے کہ یہاں سب کی بات ہو رہی ہے. آپ کنٹینیو کریے. جی میں سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی چونکہ لمحہ موجود میں جناب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین میاں نواز شریف صاحب ماضی میں اپنے آپ کو کلواتے رہے، باقاعدہ میڈیا میں انہوں نے محنت کر کے یہ لفظ کلوایا تھا، تو وہ تو یہ کہتے رہے تھے کہ اگر میں نے اسٹیبلشمنٹ سے حساب نہ لیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو اب وہ اچانک اللہ کو میرا خیال ہے منہ دکھانے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں. یہ کیا ہوا ہے کہ اب کافی دنوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا. تو اللہ پہ اگر معاملہ آپ نے چھوڑ دیا تو آپ یہ چورن کون سا بیچیں گے؟ اس ٹائم میری بات ایک یاد رکھیے گا نکا کہ مسلم لیگ نون کے سامنے 2 رستے ہیں. اگر وہ نہیں آتے تو ان کا حال الطاف حسین والا ہوگا، اور اگر وہ ادھر آتے ہیں تو ان کا حال عمران خان والا ہوگا. اور وہ صاحب کے منہ میں چھچندر والی بات ہے، وہ پھنس چکے ہیں. اور جو ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا نا جس میں عوام نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا اور عوام نے بہت بدتمیزی کی، اگر آپ وہ ویڈیو چلائیں تو آپ ٹو 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 کے علاوہ کچھ نہیں سنتے. میں اسی لیے نہیں چلا رہی، دیکھ لی سب نے سوشل میڈیا پہ. ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چتاونی تھی ان سب کے لیے. مریم کو جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ کراؤڈ پولر ہے، وہ ناکام ہو گئی. شادرہ میں 20 فٹ کا بازار نہیں وہ جمع کر سکی، تو اس کے بعد شہباز شریف کو آگے لایا گیا. شہباز شریف کو اس لیے نہیں لایا گیا کہ وہ کراؤڈ پولر ہے، وہ اس لیے لایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آنکھ کا تارا ہوں اور جن کا آنکھ کا تارا ہوں میں ان کو منا لوں گا. لیکن میاں نواز شریف صاحب کچھ ایسا کر چکے ہیں کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آئیں گے ہی نہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کہہ رہے نہیں آئیں گے، انہوں نے تو پورا اسکیجول دے دیا ہے اسعاد صاحب. they have given a schedule کہ جی 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے، اس کے بعد پھر 14 اکتوبر کو دبئی روانہ ہوں گے، رکتے رکاتے پھر دبئی سے چین اور قطر جانے کے بھی امکان ہیں، اور پھر جی 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور روانہ ہوں گے. تو یہ تو پورا انہوں نے بالکل جو انہوں نے شیڈیول دیا ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فقیروں کے گھر میں بچوں کو کہا جاتا ہے نا کہ تمہارا ابا فنا فنا کوٹھیوں سے پیسے اکٹھے کر کے لا رہے ہیں اور گھر میں موجیں ہو جائیں گی. یہ بالکل وہی ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں سے پیسے کٹیں گے کریں گے پھر وہاں سے کریں گے اور یہ لے کے آئیں گے. لیکن میں صرف 2 جملے پھر آپ نے آگے جانا ہے، میں آپ سے عرض کر دوں
کہ مجھے نواز شریف کا آنا نظر نہیں آ رہا. لاہور ہائی کورٹ میں جو انہوں نے جمع کرائی ہے اپنی صحت کی صورتحال, وہ میرا خیال ہے کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ کس موقع پہ انہوں نے اسی رپورٹ کو بنیاد بنا کے اور اپنی جان چھڑانی ہے. کیونکہ وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے سامنے ابھی نیب کو کیسز بھی کھل چکے ہیں, 13 سال کی ان کی سزا بھی ہے, پھر وہ مفرور بھی ہیں, پھر اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اسار صاحب ویلکم بیک ٹو انتخابات یو. بریگیڈ صاحب اف یو کین ہیئر می, انہوں نے ٹائم بھی ایسا چوز کیا کہ سارے پاکستانی ورلڈ کپ میں بزی ہوں اور میں آرام سے آ جاؤں. لیکن ابھی ایک اور جو ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی اتنی سردی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو جنوری کے اندر برف باری کی وجہ سے ڈیلے کر دیے گئے تھے. سردیوں کے اندر انتخابات بھی بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اس کو وجہ بنا کر انتخابات کو ڈیلے کرنے کے امکانات ہیں بریگیڈیئر صاحب, کنسیڈرنگ کہ 2008 کے انتخابات فروری میں ہوئے تھے اور سرد علاقوں میں فروری کو بھی اچھی خاصی برف باری ہو رہی ہوتی ہے. یہ تھوڑا ٹیکٹیکل چیزیں ہیں. بیسیکلی پورا سوال میں نے کیچ اپ نہیں کیا. اگر آپ سمجھیں کہ ویدر کی وجہ سے شاید اس میں کوئی ڈیلے آئے گا تو آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک الیکشن کمیشن از آلریڈی آن اٹ اور ایک شیڈیول کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں. اس میں پولیٹیکل لیڈرز نے بھی آئی تھنک ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے. میاں صاحب بھی آئی تھنک اناؤنس کر چکے ہیں کہ 21 کو وہ آ رہے ہیں. سو آئی تھنک چیزیں آگے چلیں گی اینڈ وی شوڈ ٹرسٹ دی الیکشن کمیشن. اور جو باقی مشینری ہے اسٹیٹ کی وہ تیار ہے. اس کے اندر ڈی لمیٹیشن بھی ہو چکی ہے اور ابھی اٹس جسٹ میٹر آف ناؤ گیٹنگ انٹو دی گیئر. رائٹ بریگیڈ صاحب, میں ابھی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ غیر ملکی اشخاص جو کہ دستاویزات کے بغیر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک, کس طرح کا سلوک اور کب تک ان کو اجازت دی گئی ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے سیاست. اب ذرا بات کریں گے ان لوگوں کی جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے کچھ لوگ صرف ریفیوج لینے کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں. پاکستان کے معاشی حالات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑی آبادی ان لوگوں کی ہے جو پاکستانی نہیں ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک سرٹن برڈن تو پڑتا ہی پڑتا ہے. لیکن وہ لوگ جو دستاویزات کے بغیر پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کے کردار کے اوپر بھی بہت زیادہ شک و شبہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس دہشت گردی کے اندر ان لوگوں کا کس قدر اور کتنا ہاتھ موجود ہے. ابھی اس ٹائم پر ذرائع کے مطابق افغانستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان کو مدد کرنے کے لیے بہت سارے افغانستان کے اپنے لوگ اور جو خودکش بمبار ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں. وہ اس کو اپنی مذہبی اور ساتھ ہی ساتھ علاقائی اور قبائلی ذمہ داری سمجھ کر تحریک طالبان پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس سے پہلے افغانستان کے اندر جیل سے چھٹنے والے تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر صرف ملوث سمجھا جا رہا تھا. یہ ایک نئی خبر آئی ہے جو کہ اب سامنے آئی ہے. اس کنفیوژن کے اندر ہی معاملات جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ جو کہا کرتے تھے دیکھیے جی انڈاکیومنٹڈ لوگ پاکستان کے اندر بیٹھے کیوں ہیں, ہماری اسٹیٹ کدھر ہے. اب جب ایکشن لینا شروع کیا ہے اور اس ایکشن کی ڈیڈ لائن کے اندر 24 دن رہ گئے ہیں تو وہی لوگ یہ صدائیں بلند کرنے لگے ہیں کہ جی یہ ایکشن کیوں لیا جا رہا ہے. یعنی پل میں تولا پل میں ماشا والی بات ہم لوگوں کو سنائی دے رہی ہے. سب سے پہلے ماریہ میں آپ کی طرف ہی آؤں گی اس سوال کے حوالے سے. واٹ از یور پوائنٹ آف ویو کہ افغانستان سے وہ لوگ جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہیں اور جن کی ایکٹیویٹیز بھی مشکوک ہیں, کیا پاکستان کو ان کو نکالنے کے اندر کوئی دیری کرنی چاہیے؟ اس سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ہمیں 1.5 سال پہلے بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ غلامی کی زنجیریں توڑ کے یہ لوگ آزاد ہو گئے امریکی تسلط سے, اور اس کے بعد سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے اس سے تمام لوگ سٹریم لائن ہو جائیں گے اور اپنے ہتھیار پھینک دیں گے اور اب پاکستان اور پاکستان کے ارد گرد جو دیگر ممالک ہیں افغانستان میں بڑے ہنسی خوشی سب رہنا شروع ہو جائیں گے. اور اس وقت بھی بہت ساری کرٹیکل آوازیں انکلوڈنگ مائی سیلف ہم یہ شبے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا. کیا ہم بہت زیادہ اوور ایمبیشس ہو رہے ہیں, کیا ہم یہ بہت زیادہ پوری صورتحال کو روز ٹنٹڈ گلاسز سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایسے کوئی انڈیکیٹرز آتے نہیں تھے. بہت ساری پالیسی بریفنگز میں جہاں پہ صحافیوں کو بلا کر بتایا جاتا تھا ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ TTP کے لوگ چھوڑے جائیں گے افغان جیلوں سے تو پاکستان میں آ کے کارروائیاں نہیں کریں گے. تب بھی ہم ان سے سوال پوچھتے تھے کہ یہ کیسی ایشورنس
एश्योरेंसेज है, तो उस वक्त वर्बल ये सारी बातें कन्वे की गई थी और हमने बड़ी आसानी से इसको यकीन कर लिया। हम उस वक्त उसको सेलिब्रेट करते रहे और 1.5 साल बाद हमारी रियासत ने अपनी पॉलिसी अब तब्दील कर लिया। अब हमें कहा जा रहा है कि ये तो बड़ा गलत फैसला था। तो हमें बताइए कि हम तमाम लोग जो उस वक्त इस सवालात पूछते थे और आज पॉलिसी बिल्कुल बरक्स है, हम किधर जाएं? आज वही लोग जो उस वक्त प्रोबिंग क्वेश्चन पूछते थे दोबारा प्रोबिंग सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमने ये हक हासिल किया है। आज प्रोबिंग सवाल क्या है? प्रोबिंग सवाल ये है कि अगर आपने यकीनन इस मुल्क के अंदर से हर शहरियत का गैर जो डॉक्यूमेंटेड शख्स है उसको अपने मुल्क जाना चाहिए, लेकिन इसमें हमें एक और बात भी तय करनी है कि क्या इस हवाले से रियासत की कैपेसिटी है, क्या 30 दिन की जो डेडलाइन है, टाइम लाइन है, ये एक्शनेबल है, ये इम्प्लीमेंटेबल है, या इसको थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए था। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अफ़गान इलीगल मुहाजिरीन की आड़ के अंदर जो लीगल यहाँ पे अफ़गान शहरी रहते हैं, क्या उनको जो यहाँ पे इदारे हैं हरासा तो नहीं कर रहे? क्या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको औने पौने दामों बेचकर वापस जाने पे मजबूर तो नहीं कर रहे? क्या यहाँ पर पुलिस और दीगर इदारे पैसे तो नहीं बना रहे इन अफ़गान शहरियों को हरासा करके? और बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को ये बताना कि लीगल जो अफ़गान यहाँ मौजूद है और इलीगल हैं उनमें फ़र्क है। एक नोटिफिकेशन आपने देखा होगा और उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी अफ़गान रिहायशी हैं उनको जो मालिक मकान है यहाँ से चलता करते हैं। अफ़गान रिहायशी और इलीगल अफ़गान रिहायशियों में फ़र्क कौन समझाएगा निचले लेवल पे, और उनको एक्सप्लॉइट कैसे नहीं किया जाएगा, ये अश्योरेंसेस हमें कौन देगा? बहुत कन्फ्यूजन है और बज़ाहिर इसमें भी क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। उस वक्त भी हम सवाल पूछते थे कि जी हमें जवाब दीजिए कि ये कैसे होगा। आज भी हमें सवाल पूछते हैं कि जो नई पॉलिसी है ये कैसे होगा, हमें समझाइए तो सही। राइट ब्रिगेड साहब, उस टाइम की जिस टाइम की मारिया बात कर रही हैं, उस टाइम पर जो सूरत हाल थी वो इस तरह से थी कि वो लोग जिन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे सोल्जर्स को बुरे तरीके से तशद्दुद किया, शहीद किया, उनके ऊपर दहशतगर्दी वाले अटैक्स किए, उनको छोड़ने की ऑब्वियसली सवाल पैदा होते थे। अब मसला यहाँ ये आ गया है कि यहाँ जो भी अनडॉक्यूमेंटेड शख्सियत है उसको भी दहशतगर्दी के साथ ऑब्वियसली ज्वाइन किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस टाइम पर जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपना झंडा लहराया तो उस टाइम पर यहाँ आ गए। फिर यहाँ से आगे रेफ्यूज की बात चल रही थी कि जी कुछ वेस्टर्न ममालिक के अंदर लेकर जाना है, कुछ नहीं लेकर जाना। बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अब एक तो डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड का मसला आ गया और एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेसिकली पाकिस्तान को राहदारी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा अरसा हो गया, चले जाना चाहिए था, बट दे हैवंट सो फार गॉन। अब सवाल तो बिल्कुल वैलिड है कि इन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? आई थिंक सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 4 डायमेंशनल है। मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे आप। एक तो ये है कि जो दोनों सुपर पावर के इंटरवेंशन में पिछले 40 सालों में पाकिस्तान ने किसी को इनवाइट नहीं किया और अफगानिस्तान हिस्टोरिकली शटर जोन रहा है। अगर हिस्ट्री देखें 2000 साल से यहाँ पे हर दूसरे डेकेड में लड़ाई हुई है, एवरेज है, और हमने बेसिकली एडजस्ट किया है। तो रशियन इंटरवेंशन थी, उसके बाद एक वेव आई, 50 लाख तक चले गए थे अफगान मुहाजिरीन, और उसके बाद अमेरिकन इंटरवेंशन 2 डेकेड रही है। सो पीपल जस्ट फॉरगेटेड कि इनकी वजह से 4 दफा तो अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज, विच इज अ गवर्नमेंट चेंज। इसका मतलब एक लीड गई, दूसरी आ गई, और जो पहले वाले वो भाग गए। अब भी जो हो रहा है, आई थिंक इसमें आप मिस कर रहे हैं कि 600,000 जो है अमेरिकन फ्ला के बाद आए, और ये वो थे जिन्होंने ट्रांजिट करना था टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। इसमें फिगर्स है मेरे पास। यूरोप वाज सपोज्ड टू सेटल 2,71,000, 271 उन्होंने किया माशाल्लाह अभी तक, जो फॉर्मली उनको लेट्स से सेटल किया। और यूएस में 2.5 लाख था, इसमें आई थिंक कपल ऑफ थाउजेंड है। तो इसका मतलब है कि या तो लोग ट्रांजिट में है या मोस्टली दे आर इन पाकिस्तान, और ये वो लीड है which was cooperating with the US, for 20 years. So they were part of the governance system. उसमें पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 स्टैटिक कंट्रीज हैं और इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं, और सारा मलबा या पाकिस्तान पे आता है। पाकिस्तान ने हमेशा एडजस्ट किया है विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर रशिया आया था तो देन वी बिकेम फ्रंट लाइन, बिकॉज सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरफ थी। जब अमेरिका आया तो उसके बाद अगेन आई थिंक वी वेंट विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमने सफर भी किया है और बुरे भी बने। अभी आ जाती है कि ये जो अभी मैसेज दिया गया है, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, जो लीगली हैं वो हमारे बहन भाई हैं, और एक मवाखात का सिस्टम है इस्लाम का, उसके तहत 30 लाख जो है यहाँ पे मुकीम है। उसके अलावा भी 17 लाख फिगर है, 6 लाख तो वो है जो मैं बात करूँ, उसके अलावा फिर 7 और इलीगल लोग आए जो वॉर जोन में थे। तो ऑल टोल ये सारा लोड अभी पाकिस्तान पे है, और ये मैसेज जो है इमिग्रेंट्स का इलीगल का सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं है, इट इज आल्सो फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि आप अपनी जिम्मेदारी लें और उसके अंदर जो है जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका यूरोप जाना है उसको एक्सपेडाइट करें। तो जिस स्पीड पे जा रहे हैं 10 साल में भी नहीं होगा। अभी आते हैं जिसकी टेक्निक्स है और लेट्स से मेथोडोलॉजी ऑन ग्राउंड।
ये कोई आज का सर्वे नहीं है, आई थिंक दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क, गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने पिछले 1 साल से। तो आइडेंटिफाइड है लोग जो इनके पास अफगान कार्ड है या जैसे जो रजिस्टर्ड है यूएनएचसीआर के उसमें प्रीव्यू में आते हैं, तो उनके हमारे पास बिल्कुल रिकॉर्ड है। अभी आ जाता है कि जो अफगान गवर्नमेंट है उनके लिए भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बड़ा जेन्युइन मैसेज है कि अगर आप एक फियर की फिजा रखेंगे, दिस इज फॉर द तालिबान गवर्नमेंट, और ये कहीं भी नहीं होता। अगर आप विद इन अफगानिस्तान वुमेन राइट्स का इशू है, बाकी है, लेट्स से अगर कोई रिप्राइजल भी करना है अगेंस्ट जो आपके खिलाफ लड़ रहे थे, तो वो क्यों नहीं फतेह मक्का की तरह ऐलान करते फॉर जनरल एमनेस्टी? व्हाई पीपल आर फियरफुल ऑफ गोइंग टू अफगानिस्तान, जहाँ भी करेंसी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी भी टेक ऑफ कर रही है, और ये 17 लाख बंदे वाकई दे कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। तो ये आई थिंक बड़ा फैक्टर है। बाकी आपकी बात ठीक है कि लोअर लेवल पे हाई हैंडेडनेस हो सकती है, उसको चेक किया जाना चाहिए, देयर शुड बी नो हरासमेंट। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने जो लोड लिया, नाउ वी आर टचिंग 5 मिलियन अफगान, which is larger than lot of European countries. पूरी आबादी देखिए All European countries to be precise. ब्रिगेड साहब, हम सबसे ज़्यादा इस टाइम पर अफगान रेफ्यूजीज़ को संभाले हुए हैं, लेकिन इसार साहब फिर जब हमारे सामने ये ग्राउंड फैक्ट्स हैं, हमें पता है केपीके के अंदर कितनी तब्दीली हुई है, इवन इस्लामाबाद के अंदर कितनी तब्दीली हुई है, और वहाँ से और यहाँ से स्मगलिंग का सिलसिला भी चलता रहा है ना। दिस ऑब्वियसली नीड्स टू स्टॉप, और इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कि अभी भी पूरे नहीं किए गए हैं। बट मौलाना साहब को एकदम से ये बात करना, ये किसको अपीज करना चाह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब? देखिए, पहले तो बात ये है कि ये निगरान हुकूमत का काम था कि ये आके आइन के दी हुई जो मुकर्ररा मुद्दत है उसमें इंतखाबात कराएं। इन्होंने ऐसे ऐसे इश्यूज छेड़ दिए हैं जो इनके डोमेन में ही नहीं आते। आपने अफगानी मुहाजिरीन का जो ये मामला छेड़ा है, तो ये कोई इतना आसान है कि जितना आपने इसे बना के पेश कर दिया कि बस हम कहेंगे और वो चले जाएंगे। उनकी तीसरी नस्ल पाकिस्तान में जवान हो गई है, उनकी 2 नस्लों ने तो अफगानिस्तान देखा ही नहीं है। इसार साहब, यहाँ डॉक्यूमेंटेड की बात नहीं हो रही है, अनडॉक्यूमेंटेड की बात हो रही है, तो हम वो सारी नस्लों को बाहर नहीं भेजने की बात कर रहे हैं। नहीं, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है उसमें भी जो मैं वो पढ़ रहा था उनकी प्रेस रिलीज, तो उसमें यह था कि जिन्होंने जाली कागजात बनवाए, जाली पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाए, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। Because they're not Pakistani citizens, they cannot have Pakistani NIC. वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है वो पाकिस्तानी जरूरी नहीं। ये भी देखेंगे कि वो कैसे, वो क्यों चेयरमैन नादरा जो हैं, अब वो एक हाजिर सर्विस जो है जनरल साहब हैं, वो आके बैठे, किस वजह से बैठे, वो उसकी कुछ पीछे रीजन है। दूसरी चीज ये कि फिर मैं अगेन वही कि ये तो अब निगरान हुकूमत का काम ही नहीं है। तीसरी बात ये कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं, इससे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की शदीद एक चैलेंज पैदा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर की 80% मार्केटों के मालिक जो हैं वो यही हैं, यही लोग हैं, इनका कब्जा है ऑलमोस्ट। और ये इतना आसान नहीं है कि उन्हें निकाल दिया जाए। तीसरी बात ये है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो बात है और जो मैं कह रहा हूँ कि लाइन ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, उसे मिला के देखें। वो कहते हैं कि आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं, यहाँ रियासत खतरे में। राइट, इसार साहब, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। ब्रिगेड साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद होंगी और इजराइल और फलस्तीन के हवाले से हम बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों के लिए ये फ़िक्रा या ये शेर जो है बिल्कुल सादिर आता है, इसलिए क्योंकि फ़लस्तीनी इजराइल की जो जुल्म और बर्बरियत है उसको फेस करते करते उनको दहाइयाँ गुजर गई हैं, और अब कोई भी फ़लस्तीनी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो खातून हो, किसी भी किस्म का डर खौफ अपने दिल से निकाल चुके हैं। एक बहादुर कौम की तरह इजराइल को फेस करने को तैयार हैं। और इसी हवाले से हमास ने, जो कि एक रिटेलिएशन ग्रुप है फ़लस्तीनियों की तरफ से इजराइल के ऊपर, मुख्तलिफ गाहे बगाहे उनकी तरफ से छोटे मोटे अटैक होते रहते हैं, उन्होंने पहली दफ़ा हिस्ट्री के अंदर इजराइल ने जो टेरिटरी पे कब्जा कर लिया उसके अंदर घुस के साबित कर दिया कि अब फ़लस्तीनियों का आज़म ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा।
सऊदी अरब की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि तवील अरसे तक ये जो एक ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा जाए तो उसका कोई ना कोई रिटेलिएशन ज़रूर आनी थी। अमन के हवाले से इस्तदा की है। और इसके अलावा मिस्र के वजारत ख़ारजा की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। भारत ने इजराइल के साथ यकजहती कर लिया। ऑब्वियसली मुस्लिम कुछ किस्म की उनकी वैसी पॉलिसीज़ हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का कशीदगी कम करने का फ़रीक़ैन को जो है वो मुतालबा किया गया है। ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की स्टैंड, पाकिस्तान के लोगों का स्टैंड तो हमारे सामने बड़ा क्लियर है। मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मलिहा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। मलिहा साहिबा, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान इस टाइम पर बाकायदा तौर पर नेतन्याहू हैज़ डिक्लेयर्ड कि वेयर एट वॉर, और ये वो वाली वॉर नहीं होगी कि थोड़ा सा मरहला गुजरा उसके बाद फिर अमन हो गया, अब फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। सऊदी अरब ने कॉल ऑन कर दिया है इसराइल को भी, फ़लस्तीन को भी, दोनों को, कि इस टाइम पर इस जंग को रोकने की ज़रूरत है। इतनी तवील ऑक्यूपेशन कहीं ना कहीं इस तरह के नताइज लेकर आती है। आपकी नज़र में ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द एंटायर मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगी। बल्कि आपकी नज़र में क्या अब इसके ऊपर कोई स्टॉपेज लगाई जा सकती है, किसी तरीके से रुकते हुए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इवन अगर सऊदी अरब या बाकी अरब ममालिक, बाकी वेस्टर्न ममालिक कोशिश कर भी लें तो? देखिए, माजी में तो इजराइल ने कभी किसी की नहीं सुनी। अपने मगरबी जो उनके एलाइज हैं, बैकर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी भी नहीं सुनी। इस वक्त जो लड़ाई हो रही है वो शदीद है, और जिस किस्म का हमला हमास ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, इसलिए कि वो मल्टी फ्रंट हमला है, बाय एयर, बाय सी, बाय ग्राउंड। और पहली दफ़ा तारीख में हमास के जो फाइटर्स हैं वो इजराइल के अंदर दाखिल हो गए और वहाँ लड़ाई चल रही है, ख़ास तौर पे उन सेटलर्स के साथ जो कि कब्जा कर रहे थे फ़लस्तीनी लैंड का, उनकी ज़मीनों को पे काबज़ हो रहे थे। तो इस वक्त सिचुएशन बहुत ही सीरियस भी है और गंभीर भी है, और ज़ाहिर खदशा है कि ये एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए मशरिक़ वस्ता में। तो अब ये है कि देखें, मगरबी ममालिक की तरफ से तो कॉन्डमनेशन आई है हमास की, लेकिन मुस्लिम ममालिक की तरफ से सऊदी अरेबिया ही है अभी तक जिसने कहा है कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जो डी एस्केलेशन कराएगा। मेरा ख्याल है इस सवाल का अभी तक हमें जवाब नज़र नहीं आ रहा। राइट, मलिया साहिबा, डी एस्केलेशन कौन कराएगा और किसकी तरफ से आगाज़ होना चाहिए? क्योंकि ये एक तवील और हिस्टोरिकल डिबेट हो जाएगी कि आखिर सबसे पहली टिरनी जो है वो शुरुआत उसकी किधर से हुई थी। क्या इजराइल की तरफ से हुई थी, क्या फ़लस्तीन की तरफ से हुई थी, क्या हमास की गलती है, क्या इजराइल की गलती है? ये सारे के सारे वो सवालात हैं जो ऑब्वियसली बैकग्राउंड में हिस्ट्री में ले जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर अगर आपकी सरजमीन पर सेटलर्स आ रहे हो, आपके घरों को तबाह कर रहे हो, ज़मीरेज़ कर रहे हो, साथ आपके जो ज़राए माश हैं, जिस तरह ऑलिव गार्डन्स होते हैं, उनके फ्रूट ट्रीज़ होते हैं, उन सबको तबाह कर रहे हो और आप चुप करके देखते रहे, क्या ये किसी भी कौम से तवक्को की जा सकती है उसकी कोई रिटेलिएशन की? जिस तरह सऊदिया ने भी कहा कि इस तरह की ऑक्यूपेशन, लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन के कोई ना कोई नताइज तो होते ही होते हैं। तो ये जस्टिफाई कर सकेगा किसी भी तरीके से जो हमास की तरफ से मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक हुआ है? देखिए, आप ठीक कह रही हैं कि ये जो इसकी एक तवील तारीख जो है वो हमें क्या बताती है? वो यही बताती है कि इजराइल एक काबिज फौज है, काबिज फोर्स है, एक काबिज मुल्क है जिसने कि पूरे फ़लस्तीन को पे कब्जा किया हुआ है, और फिर कब से जुल्म पे जुल्म उन पे किए जा रहे हैं, मासूम और मजलूम फ़लस्तीनियों पे। तो फिर तो इस किस्म का रद्द अमल आना था ना। और हाल ही में आपको पता है पिछले 18 महीने में 200 फ़लस्तीनियों को इजराइल ने शहीद किया है। उसके अलावा जो हमारे मुकद्दस मुकामात हैं वहाँ अल-अक्सा शामिल है, उसमें उसकी बेहुरमती की है, वहाँ उन्होंने एक्शंस लिए हैं नमाजियों के खिलाफ। तो अब आप क्या तवक्को रखते हैं कि फ़लस्तीन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? देखें, रिएक्शन आ रहा है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल जब अपनी जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से शुरू करेगा, शुरू तो कर चुका है वो, लेकिन जब उसमें तेजी आएगी तो उसके पास तो जिस किस्म के मॉडर्न आर्मामेंट्स हैं, असला है, तो वो तो और जुल्म करेगा फ़लस्तीनियों पे। देखिए, ये भी ना भूले कि गाज़ा, जहाँ से ये सारा कशीदगी शुरू हुई, उस बॉर्डर से, गाज़ा और इजराइल के बॉर्डर से, गाज़ा को 2007 से एक ब्लॉकेड किया हुआ है इजराइल ने, यानी कि कट ऑफ किया हुआ है उस इलाके को। छोटी सी स्ट्रिप है वो,
कोई 2 मिलियन के करीब उसकी आबादी है, वो 2 मिलियन आबादी से डरते हैं इतने कि उसको ब्लॉकेट किया हुआ है। तो इतने जुल्म के बाद, इतनी जुल्म की दास्तान के बाद अगर ये रद्द अमल आया है, तो मैं समझती हूँ कि ये हमें समझना चाहिए कि ये क्यों आया है और फिर इसका एक पुरअमन हल तलाश करना चाहिए। My cause of concern at this point in time, मलिया लोधी साहिबा, is कि चलिए इसराइल के पास तो आयरन डोम भी है जो कि आज हम लोगों को फेल ही होते हुए नजर आई, उनका डिफेंस सिस्टम भी फेल होते हुए नजर आया, एक सरप्राइज अटैक हुआ, उसके बाद फिर हबड़ दबड़ की सिचुएशन है। लेकिन मेरा कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि वो मासूम इस टाइम पर फ़लस्तीनी जो कि अक्सर औकात हमास के हवाले से भी कहते हैं कि हमास के अटैक के बाद हम लोगों पर अटैक ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, या एक मासूम फ़लस्तीनी के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर इसराइल ना ये देखता है कि खातून है, बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, नौमौलूद हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी मद्देनज़र ना रखते हुए तमाम के तमाम अटैक को आगे लेकर जाते हैं। इस टाइम पर भी फ़लस्तीन की वजारत दिफा को मिसाइल से उड़ा दिया गया है, ये कह के कि जी हम हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन देना कि जी हम हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और उसके अंदर तमाम पॉपुलेशन को निशाना बना लेना, ये एक तरह से बहाना तो नहीं है कि जी जिस तरीके से वाइप आउट करने की कोशिश चल रही है फ़लस्तीनियों को, फ़लस्तीन के रहायशियों को, ये जस्टिफिकेशन के तौर पर इसराइल यूज़ करेगा क्या? जी, मगर ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसराइल कब से इस्तेमाल कर रहा है इसको। उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंड्स, उस पे वो सेटलर्स को भेज रहा है, उनके लैंड्स ले रहा है। तो और जो जुल्म है, देखे ना, वो तो कब से चल रहा है। तो अब ये कि वो जस्टिफिकेशन हमास के हमले को इस्तेमाल करना, वो चाहे हमास हमला करे या ना करे, इजराइल की जो पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसीज ऑफ एथनिक क्लेंसिंग, पॉलिसीज ऑफ अपार्थाइड, पॉलिसीज ऑफ एलिमिनेटिंग क्या कहते हैं पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी, ये सारी तो कब से चल रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो मगरबी ममालिक है वो अभी भी अंधे हैं और वो देखते नहीं हैं कि इसका असर मुसलमान दुनिया पे, चले हुकूमतों पे बेशक ना हो, मगर मुसलमान आवाम पे, मुसलमान उम्मा पे इसका क्या असर होता है। जो हार्ट्स एंड माइंड्स, जब मगरब कहता है कि हमारे हार्ट्स एंड माइंड्स क्यों नहीं है हमारे साथ मुसलमान दुनिया में, तो उसका तो बहुत आसानी से अब आप तज्जिया कर सकती हैं। उसकी तो वजह यही है कि एक वन साइडेड उन्होंने पोजीशन ली हुई है। इजराइल जो मर्जी करे उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब देखें उसका फिर ये, मेरा तो यही ख्याल है कि अब भी ज़रूरत इसी की है कि डी एस्केलेशन हो और किसी तरह से वापस जाएं उस सूरत हाल पे कि कोई पीस प्रोसेस हो, जिसके तहत जिस तरह से पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है, और वो पोजीशन यही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन से ही मशरिक़ वस्ता में अमन आ। राइट, मलिया लोधी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। इससे पहले इसार राना साहब, मारिया मेमन और ब्रिगेडियर वक़ार हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।